क्वेश्चन, एक समतल वैद्युत तरंग चुंबकीय तरंग में दोलन करते विद्युत क्षेत्र का आयाम 40 वोल्ट पर मीटर है। यह 2 × 10 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है। ज्ञात कीजिए दोलन करते क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तथा आवृत्ति तरंग की तरंगदैर्ध्य, विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व, तरंग की औसत तीव्रता। इसके बाद भी पार्ट बी में पूछा है, यदि विद्युत क्षेत्र y अक्ष के अनुदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष के अनुदिश हो तो इनके समीकरण लिखिए। इतनी बातें पूछा है। हमको पूछा था पहला पार्ट में दोलन करते चुंबकीय क्षेत्र का आयाम एवं आवृत्ति। तो हमेशा देख लो वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से लिखा जाता है तरंग के समीकरण के रूप में, और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है। उसमें जब जो साइन होता है फंक्शन, उसके पहले जो लिखा रहता है वो आयाम ही लिखा रहता है। ये चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, उसकी वैल्यू दे रखा है तुमने वैद्युत क्षेत्र की क्वेश्चन में 40 वोल्ट पर मीटर, और आवृत्ति दे रखा है 2 × 10 हर्ट्ज। अब यहाँ पे पहले पार्ट में पूछा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में के आयामों में जो संबंध होता है मैंने बताया था, इसको याद करने का ट्रिक भी बताया था कि E = BC होता है। ठीक है, तो और मैंने बताया था कि चुंबकीय बल वैद्युत बल बराबर करके सॉल्व कर लेना, पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, सी किसके साथ है। B0 बराबर में E0 की वैल्यू बटे में सी का वैल्यू रख दोगे, प्रकाश की चाल का सॉल्व कर लोगे। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की घात 10 नहीं 10 की घात 8, यहाँ पे गलत लिखा हुआ हमने। यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 की घात -8 -7 आएगा। ये आंसर तुम लोग मैच नहीं करवाए थे क्या? तो -7 टेस्ला आएगा। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, उसी में पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति। चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति वही उतनी होगी जितनी वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति होगी। आवृत्ति कहाँ से निकलती है? यहाँ से, ओमेगा से। इसका दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का के भी सेम है, तो तरंगदैर्ध्य भी सेम होगी। समझ गया? के से क्या निकलता है? तरंगदैर्ध्य। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कि तरंगदैर्ध्य बताओ। तरंगदैर्ध्य बराबर क्या होता है? वैसे तो V बराबर एफ लैम्डा पढ़े होगे तुम लोग तरंग वाले चैप्टर में, कक्षा 11 में। तो वहां से ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है c, और आवृत्ति को हम यहाँ पे न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लैम्डा को लैम्डा से ही कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो c का मान 3 × 10 की घात 8 हो जाएगा, और न्यू नीचे चला जाएगा 2 × 10 की घात 10। सॉल्व कर लोग 1.2 × 10 की घात -2 मीटर आ गया तरंगदैर्ध्य। अब इसके बाद पूछ रहा है कि ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व किसका पूछ रहा है? वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र की वजह से जो ऊर्जा है उसका घनत्व पूछ रहा है। इसके लिए फार्मूला होता है 1/4 ε0 E0 का स्क्वायर। वैल्यूज रख लो उधर के 1/4 ε0 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.8 × 10 की घात -12। नहीं दिया तो याद रखना, अब गुणे 40 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे 3.55 × 10 की घात -9 जूल पर मीटर क्यूब आएगा। ये क्या होता है? ऊर्जा बटे आयतन होता है, ऊर्जा घनत्व। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये लिखा भले इस तरीके से है, ये ऊर्जा बटे आयतन होता है। समझ गए? ये स्मॉल यू लिखते हैं इसको, ये कैपिटल U/V होता है। हमेशा ध्यान रखना, कई बार मात्रक लिखने में गलती कर सकते हो तुम लोग। इसके बाद क्या है? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व कितना होगा? जितना वैद्युत क्षेत्र के कारण होता है उतने चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है, तो ये तो इतना ही हो जाएगा। अगर तुम्हारी कैलकुलेट करने की बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा है तो UB बराबर ऐसे कर लेना 1/2 E की जगह में
बी नाट का स्क्वायर कर दो और जहाँ एप्सिलॉन नाट लिखा है वहां पे 1/म्यू लिख दोगे तो यहाँ पर 2 म्यू नाट हो जाएगा। खत्म कहानी। वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, उससे भी इतने सेम आंसर आएगा। बाकी यहाँ पे तो हमको नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है जितना चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है उतना वैद्युत क्षेत्र के कारण भी होता है। अच्छा, टोटल कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों को जोड़ दो, पता चल जाएगा। तो दोनों को जोड़ दोगे तो देखो ये निकल आया। समझ गए? अच्छा, पांचवा में पूछा है क्या, औसत ऊर्जा घनत्व। औसत ऊर्जा घनत्व, अब ये औसत ऊर्जा घनत्व केवल शब्द दिया, अब ये नहीं बताया कि वैद्युत क्षेत्र से चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र से, तो दोनों का औसत वैल्यू जोड़ दो। समझ गए? तो यहाँ से औसत निकल आएगा। इसमें औसत पूछा है तो यू एवरेज ऐसे कर लो, खत्म कहानी। समझ गए? इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज दोनों को जोड़ दोगे। समझ गए? अच्छा, इसके बाद तीव्रता पूछा है तो तीव्रता के लिए फार्मूला होता है ये। ठीक है, जनरल टर्म में क्या होता है, कोई भी ऊर्जा प्रति सेकंड प्रति स्क्वायर मीटर में कितना गिर रही है लंबवत रूप से। समझ गए? वो होता है। तो ये फार्मूला होता है। इसकी जगह में इसको उस तरीके से भी बना सकते हो, वैद्युत क्षेत्र वाला सर चुंबकीय क्षेत्र वाला भी बना सकते हो। 1/2 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर सी ऐसे हो जाएगा। समझ गए? इसमें क्या, बी नॉट की ये वाला टर्म तो ऊर्जा घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? ये वाला टर्म ऊर्जा घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। सी क्या है, प्रकाश की चाल को। समझ गए? तीव्रता का मतलब क्या होता है, ये ऊर्जा जूल बटे मीटर क्यूब है। इसमें मीटर अपान सेकंड का करोगे तो जूल बटे सेकंड हो गया वाट। अब 1 मीटर से ये मीटर क्यूब का 1 मीटर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर यूनिट भी तुम्हारी मैच कर जाएगी। समझ गए? ये भी फार्मूले हैं। ऊर्जा इंटू प्रकाश की चाल कर दो, खत्म कहानी, तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या था, हमको ऑलरेडी इतने की वैल्यू पता थी, इतने की, तो हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये ई नॉट होगा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पता थी, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 कर दिया, तो 2 को गुणा भी कर देंगे, 2 का भाग दिए तो 80 पहले से था, तो यहाँ पे 2c सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रख दी है, 2 की जगह 2c की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर के फार्मूले के चक्कर में मत पड़ो, इसी में एडजस्ट करना सीख लो। फिर पार्ट बी में कह रहा है कि चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र का समीकरण लिखो, तरंग समीकरण लिखो। E इक्वल टू ई वाई इक्वल टू वाई एच के अनुदिशा, इसलिए हमने वाई लिख दिया। नहीं भी लिखेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन लिख दिए ई वाई। ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ 40, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू कर दोगे। वैसे 2 पाई एफ बहुत जगह पढ़ते हो, एफ आवृत्ति होती है, न्यू भी आवृत्ति ही होती है, दोनों को बस कोई एफ से प्रदर्शित करता है, कोई न्यू से करता है, कोई एन से करता है, जिसकी जो मर्जी। यहाँ पे न्यू से कर रहे हैं तो न्यू पे लिख दिया हमने, वैल्यू पुट कर दिया न्यू की, 2 × 10⁻10 और 2 पाई तो पहले से ओमेगा आ गया। के की वैल्यू, के का फार्मूला याद रखना, ये तुमको पहली बार दिख रहा होगा, के बराबर 2 पाई/लैम्डा होता है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पहले हम निकाल चुके 1.5 × 10⁻², वैल्यू पुट कर दोगे, इस पूरे के को उठा के यहाँ पे रख दोगे, तुम्हारा ई नॉट मिल गया, ओमेगा मिल गया, के मिल गया। यही तो, इनको रख दोगे उठा के, समीकरण तैयार। टी और एक्स को छेड़ना नहीं है, ई को, इनको कोई नहीं छेड़ेगा। जैसे तुम गति किसी रेखा समीकरण लिखते हो तो उसमें एक्स और वाई हमेशा आते हैं, तो यहाँ पे ई वाई ई आएगा, ये वाला ई ओमेगा और के ये हमेशा आएंगे। समझ गए? इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे वैल्यू देखो पुट कर दी ओमेगा की यहाँ, और के की यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 × 10⁻+2x आएगा। अच्छा, अब पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र में कुछ नहीं करना, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का ये वाला पार्ट तो हमेशा सेम रहेगा। वैद्युत प्रभाव जो होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो चुंबकीय क्षेत्र वाला पार्ट होता है,
ये तो हमेशा सेम रहेगा, तो एज इट इज उतर आएगा। ये तो चेंज क्या होगा, सिर्फ आयाम। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र 4 गुणे 10 घात 4 बटे 3 गुणे 10 घात -8। अब यहाँ पे क्या है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पार्ट नंबर 1 में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको बीजेड कर दो। बीजेड क्यों करोगे, क्योंकि ये जेड अक्ष के अनुदिश दोलन करेगा। अगर पहली वाली तरंग वाई अक्ष के अनुदिश कर रही है, विद्युत क्षेत्र वाली, अगर वैद्युत क्षेत्र वाली किसके अनुदिश है, वाई के, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके होगा, जेड के। क्योंकि तरंग के संचरण की दिशा किधर है, एक्स। एक्स की दिशा में हमारी तरंग जा रही है, तो बची कौन, वाई अक्ष के अनुदेश तो तुम्हारा वैद्युत वाला वेक्टर हो गया, और एक्स अक्ष के अनुदिश तरंग खुद ही जा रही है, तो इन दोनों के लंबवत जेड अक्ष बचती है। इतनी बात समझ में आ गई।